नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रामवती साहू आज फिर आपकी क्लास में हाजिर हूँ। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था इकाई 1 संचार कौशल के अंतर्गत, जिसमें हमने जाना था संचार का परिचय, संचार का महत्व, संचार कौशलों की आवश्यकता, संचार के स्वरूप और संचार के स्वरूपों को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हमने पिछली कक्षा में जाना था। आज हम जानेंगे कि एक प्रभावी संचार, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रभावी संचार क्या होता है, इसकी क्या आवश्यकता होती है। ओके, तो सबसे पहले प्रभावी संचार तभी संभव है जब हम व्यवहारिक संचार कौशल के मूलभूत सिद्धांतों का अनुपालन करेंगे। राइट, इन्हें 7 C's अर्थात हम इसको कहेंगे स्पष्ट, संक्षिप्त, यथार्थपूर्ण, ठीक, सुसंगत, पूर्ण और शिष्ट। ये आपके 7 C's के रूप में इन्हें संक्षिप्त में बताया गया है। अब हम इनके लिए एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर ये 7 C's होते क्या हैं। 7 C's मतलब कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। राइट, तो सबसे पहले हम देखेंगे 7 C's में क्लियर, दैट मीन्स स्पष्ट। ओके, तो सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि आप जो भी कह रहे हैं, जो भी संचार एक दूसरे से कर रहे हैं, वो पूर्ण रूप से स्पष्ट होना चाहिए उसके बारे में कि एक्चुअल में आप कौन सी जानकारी दे रहे हैं। राइट, सबसे पहले आपको ये एकदम स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि आप कौन सी जानकारी सुन रहे हैं या कौन सी जानकारी आप किसी के लिए दे रहे हैं। ओके, हम दूसरा देखेंगे, दूसरा संक्षिप्त। ठीक है, संक्षिप्त शब्दों का उपयोग करें, केवल वही बात करें जो आवश्यक हो। राइट, मतलब कि यहाँ पे संक्षिप्त से मतलब ये है कि आपको जितना ज़रूरी लग रहा है, आपको कोई मैसेज किसी के पास देना है, कोई जानकारी किसी के पास देना है, तो कोशिश कीजिएगा कि जितना वो संक्षिप्त में रहे वो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप जो 4 लाइनों की किसी को जानकारी देना चाहते हैं, सामने वाले के पास उतना टाइम है या नहीं। हो सकता है कि आपने आधी लाइन में कुछ कंक्लूड करके वो चीज़ बोल दी, दैट मीन्स कि वो आपका संक्षिप्त हो गया। राइट, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका जो संचार है, जो उसको प्रभावित करने वाली चीज़ है, आपका कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। राइट, उसके बाद हम बात करेंगे यथार्थपूर्ण। ओके, यथार्थपूर्ण शब्दों और वाक्यांशों का उपयोग करें। ओके, तथ्य और चित्र का भी उपयोग करें। अब यहाँ पे तथ्य और चित्र की बात आ रही है। राइट, यथार्थपूर्ण मतलब कि आपको ऑलरेडी यथार्थपूर्ण सुनने से लग रहा हो कि कुछ भी चीज़ हो, वो चीज़ आपकी यथार्थपूर्ण होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए। मतलब कि आप एक्चुअल में कहना क्या चाहते हैं, उस जानकारी से, उस मैसेज से क्या संदेश देना चाहते हैं। अगर वो जानकारी मैंने पढ़ी तो मुझे क्लियर हो जाना चाहिए कि एक्चुअल में किस चीज़ के बारे में जानकारी दी जा रही है। राइट, अगर हम एग्ज़ाम की बात करते हैं, स्कूल में तिमाही परीक्षा हो रही है, उसके विषय में आपके स्कूल में कोई भी सूचना आती है। ओके, मतलब कि आपकी एग्ज़ाम इतनी तारीख से है, तो वो आपकी जानकारी यथार्थपूर्ण कैसे हो गई कि कहीं ना कहीं उसमें आपको किस चीज़ के लिए इंडिकेशन किया जा रहा है, किस चीज़ को इंडिकेट किया जा रहा है, आपकी एग्ज़ाम को, आपकी क्वार्टरली एग्ज़ाम के बारे में बताया जा रहा है। राइट, तो आपकी जो चीज़ें हैं, आपके जो शब्द हैं, आपके जो वाक्यांश हैं, उनका ऐसा प्रयोग करना चाहिए कि वो यथार्थपूर्ण हो। ओके, उसके बाद ठीक, करेक्ट, सही वर्तनी, भाषा और व्याकरण का उपयोग करें। अब हम यहाँ पे वर्तनी की बात कर रहे हैं, भाषा की बात कर रहे हैं और व्याकरण की। मतलब कि हम
किस जगह पर बात कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, वो हमें विशेष रूप से याद रखना है, राइट। अगर हम एक उदाहरण देखें कि कुछ जगह पर कनक मीन्स सोना हो गया, कनक मीन्स आटा भी हो गया। अगर हम कनक का उपयोग कर रहे हैं लेकिन हम कहाँ पे कर रहे हैं, जहाँ पे हम कोई ज्वेलरी की बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ हमें हमारी भाषा और हमारे व्याकरण में हमें पता होना चाहिए कि कनक मीन्स जब ज्वेलरी की बात हो रही मतलब कि सोने की बात हो रही है, राइट। तो इस तरह से हमें जो भी चीज़ बोलना है वो एकदम करेक्ट होनी चाहिए, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं सुसंगत, ओके। आपके शब्दों का अर्थ होना चाहिए और मुख्य विषय से संबंधित होना चाहिए। मतलब कि आप जो शब्द बोल रहे हैं वो वेटेज होना चाहिए, उसमें वजन होना चाहिए कि एक्चुअल में आप क्या बोलना चाह रहे हो, राइट। और मुख्य विषय से संबंधित होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम जनरली बात करते हैं या हमें कोई विषय पे सपोज निबंध लिखने के लिए बोला गया स्कूल में, लेकिन ठीक है, और हमारे लिए बोला गया कि संचार के कौन कौन से माध्यम है, ओके। पूछा तो गया संचार के माध्यम, बट हमने उस चीज़ को उस विषय में लिखते लिखते हम परिवहन के माध्यम पर पहुंच गए, राइट। मतलब कि विषय संचार था, पहुंच गए परिवहन के माध्यम पर। तो हमें इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है हमारे शब्दों का, कि हम कौन से विषय में जानकारी दे रहे हैं या कौन से विषय के बारे में, किस विषय से संबंधित हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका होगा सुसंगत पूर्ण वाक्य। अब होगा आपका पूर्ण, ओके। अब पूर्ण में क्या, आपके संदेश में सभी आवश्यक जो जानकारी है वो उसमें होनी चाहिए, राइट। ऑब्वियस सी बात है, सपोज हमारे स्कूल का कल प्रोग्राम है, कल 26 जनवरी का प्रोग्राम है, ओके। और आज स्कूल में या एक दिन पहले स्कूल में कोई मैसेज आती है, कोई जानकारी आती है स्कूल में स्टाफ की तरफ से कि कल आपको 10 बजे ग्राउंड पर आना है, ठीक है। हम पूर्ण की बात कर रहे हैं, ग्राउंड पर आना है कल 10 बजे। तो आपके लिए एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि कल आना है, 10 बजे आना है, दूसरी चीज़ क्लियर हो गई। बट आपको जो तीसरी चीज़ है, उन्होंने बोला ग्राउंड पर आना है, ओके। 26 जनवरी में मोस्ट ऑफ दी बच्चों को पता है कि हम किस ग्राउंड पर जाते हैं। तो अब बच्चों में ये डाउट हो गया कि सर स्कूल वाले ग्राउंड पर आना है या जो जहाँ पर परेड या जहाँ पर प्रोग्राम्स होते हैं उस प्लेस पर आना है, राइट। क्योंकि यहाँ पे चीज़ कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे चीज़ पूर्णतः स्पष्ट रूप से उसमें वो चीज़ कंप्लीट नहीं दी गई है, ओके। या आपको प्रोग्राम कल है और सडनली आपको बोल दिया कल आपको कि कल आपको स्कूल में आना है, तो भी चीज़ कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पर आपको किसी प्रोग्राम के रिगार्डिंग बुलाया जा रहा है। जब किसी प्रोग्राम के रिगार्डिंग आपको बुलाया जा रहा है, दैट मीन्स वहाँ पर टाइम क्या होगा, वेन्यू क्या होगा, किस जगह आपको बुलाया जा रहा है, किस टाइम पर बुलाया जा रहा है, कब तक आप फ्री होगे, राइट। ये सारी की सारी जानकारी आपके साथ में होनी चाहिए। तो अगर आपके पास वही सूचना को फिर से रोटेट करके या फिर से उसको बच्चों तक जब सूचना आती है कल 10 बजे आपको हायर सेकेंडरी स्कूल में उपस्थित होना है, साथ ही साथ आपके लिए वाटर बॉटल या मास्क या सैनिटाइजर जो भी ऐसा अभी एट प्रेजेंट में हमें ज़रूरत है उन चीज़ों को कैरी करके आना है। दैट मीन्स कि ये आपका जो कम्युनिकेशन है ये पूर्ण हो गया, ओके। तो इस तरह से आपका जो प्रभावी करने वाले संचार में एक पूर्ण भी है कि आपको जो भी बोलना है करेक्ट बोलना है एंड कंप्लीट बोलना है, ओके। उसके बाद में हम आते हैं शिष्ट, मतलब कि कस्टियस, ओके। अब शिष्ट मतलब कि सम्मानजनक, मित्रवत और ईमानदार रहें। आप जो भी संचार कर रहे हैं, आप जिसके बारे में भी जानकारी दे रहे हैं, राइट, वो कैसा होना चाहिए, सम्मानजनक होना चाहिए, मित्रवत होना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। अब आप समझेंगे कि आखिर सम्मानजनक तो समझ में आ रहा है, मित्रवत भी समझ में आ रहा है, ईमानदार संचार में, तो ये सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा एक छोटा सा उदाहरण लेके समझते हैं। सबसे पहले स्कूल में, या हम घर की भी बात कर लेते हैं, राइट, या स्कूल की ही बात, कहीं का भी हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हम दो मित्र आपस में बात कर रहे हैं स्कूल में और हमारी किसी से झगड़ा हो जाता है, राइट, और प्रिंसिपल सर ने बुलाया, ओके।
दोनों बच्चे प्रिंसिपल सर के पास गए। अब एक बच्चे ने बोला जाते ही से कि सर यहाँ पर मेरी गलती नहीं है, गलती इनकी है और फिर भी मैं इनके लिए सॉरी बोल रहा हूँ, राइट। वहाँ पे क्या हो गया, सम्मानजनक बात, क्योंकि उसकी गलती नहीं होते हुए भी फिर भी वो एक मित्रवत परिचय दे रहा है, एक सम्मानजनक परिचय दे रहा है। एंड एक और आता है, वो बहुत ही रूडली बात कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, वो शिष्टता का परिचय उसने नहीं दिया। ओके। एंड एक और एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में बहुत ज़्यादा होता है, जो जनरली आप लोगों ने देखा होगा, कई बार होता है। स्टाफ रूम में गए किसी टीचर को बुलाने के लिए, राइट, और लाइक किसी भी XYZ किसी भी काम के रिगार्डिंग आप पूछने गए और सडनली उनसे आपने बोला कि सर ये ऐसा ऐसा काम है। एक टीचर होते हैं बहुत ही बहुत पोलाइटली आपको बोलते हैं ठीक है बेटा आप चलिए, मैं आती हूँ या मैं आता हूँ, राइट। एक ये चीज़ हो गई। एंड सेकंड चीज़ हम देखेंगे कि जैसे बच्चे गए किसी भी टीचर को बुलाने के लिए और वो सडनली उन्होंने बोला चलो उधर आते हैं, राइट। यहाँ पे जो वॉइस का जो मॉड्यूल है वो अप्स एंड डाउन का बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है। एक टीचर बहुत पोलाइटली हैं, बहुत ही शिष्ट हैं, बहुत ही नम्र हैं, बहुत ही विनम्र तरीके से उन्होंने स्टूडेंट को बताया। एंड जो सेकंड टीचर, उनका इतना लाइक जैसे स्टूडेंट ने उनकी जो वॉइस मॉड्यूल सुना, जो वॉइस पिच हाई देखी, राइट, वो वहाँ पे समझ गया कि यहाँ पे टीचर या तो गुस्सा है या फिर उनका वे ऑफ टॉकिंग है जो ऐसा ही है। तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें शिष्ट रहना है, हमें विनम्रतापूर्वक बच्चों को टीचर्स के साथ पेश आना है और टीचर्स को बच्चों के साथ में, क्योंकि किसी एक के थ्रू वो काम रन नहीं होगा। दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। सब्स्टिट्यूट मतलब कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। स्कूल में बच्चे नहीं होंगे तो डेफिनेटली टीचर क्या करेगा, अगर स्कूल में सिर्फ टीचर ही होंगे बच्चे नहीं होंगे तो स्कूल क्या करेगा, राइट। तो ये हमने आज 7 C's के बारे में जाना कि एक प्रभावी संचार में, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में 7 C's की क्या भूमिका होती है, राइट। अब हम बात करते हैं आज कुछ प्रायोगिक चीज़ों की, कि सबसे पहले तो हम ये कि अध्यापक अगर हमारी क्लास में हैं, उन्होंने आपको पूरा संचार के बारे में बता दिया, तो आप सभी बच्चों के लिए आपस में एक दूसरे से बात करनी है। आपको विशेष रूप से ध्यान करना है, विशेष रूप से इस चीज़ का ध्यान भी रखना है कि आपको बातें किस तरीके से करनी है। ओके, आपको 7 C's को कैसे अपने मतलब अंदर उतारना है, अपने माइंड में कैसे 7 C's को ध्यान में रखना है। 7 C's आपके कम्युनिकेशन को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रभावी बनाते हैं। आपने जनरली देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा प्रभावी होते हैं। प्रभावी से मतलब कि उनके जो हाव भाव होंगे, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होगी, उनका जो बात करने का तरीका होगा बहुत ही परफेक्ट होगा। आप जैसे उनसे बात करेंगे आपको लगेगा कि हाँ ये बहुत ही अच्छा बोलते हैं और जितना बोलते हैं सही बोलते हैं और सभी को वो चीज़ उनकी समझ भी आती है। और एक आते हैं कुछ इस तरह से बोल के जाते हैं, ना तो मुझे समझ में आता है ना किसी और को समझ में आता है, और गॉड नोस कि वो क्या पढ़ा के जाते हैं या वो क्या समझा के जाते हैं, राइट। ये सिर्फ टीचर की ही बात नहीं हो रही, स्टूडेंट्स की भी बात हो रही कि स्टूडेंट्स भी आपस में क्या बोलते हैं समटाइम पता ही नहीं चलता है, राइट। तो इस तरह से हमारा जो कम्युनिकेशन है वो एकदम इफेक्टिव होना चाहिए। ओके, अब हम कुछ गतिविधि की बात करते हैं आप स्टूडेंट्स के लिए। ओके, सबसे पहले एक आपका समूह अभ्यास। ओके, समूह अभ्यास मतलब ग्रुप प्रैक्टिस हम लोग बोल सकते हैं उसके लिए कि एक ग्रुप डिस्कशन होता है, राइट। जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि आपको कभी कभार स्कूल में आपको किसी भी दिन बाल सभा में या कभी भी आपको किस तरह से एक ग्रुप में बिठाया जाता है, 5-5 का 6-6 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बांट दिया जाता है। वो ग्रुप क्यों बांटा जाता है? ताकि आप लोगों के विचार एक दूसरों के विचार से आदान प्रदान हो सकता है कोई क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो, बट सपोज ABCDEFG ये स्टूडेंट्स हैं जिसका आंसर A को पता है बट B को पता नहीं है, B को पता है बट C को पता नहीं है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो जानकारी है उसका भी आदान प्रदान होगा। ओके, तो एक तो आप लोगों का होमवर्क में ये चीज़ है कि आप लोगों को स्कूल में ग्रुप डिस्कशन करना है संचार के लिए, संचार कौशल के माध्यम से, ठीक है।
उसके बाद में आपको एक और चीज़ गतिविधि करनी है कि अभी हम लोगों ने जो देखा, राइट, कि सबसे पहले हमने कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग देख लेते हैं, लाइक जैसे आपने देखा होगा ऑप्शनल क्वेश्चन जो रहते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव, कि बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, ठीक है। कि सपोज एक क्वेश्चन आ गया आपका कि संचार का उद्देश्य क्या है, राइट। अब आपको ऑप्शन भी दिए जाते हैं, जिसमें ऑप्शन में दिया हुआ है सूचित करें, प्रभावी, सोच विचारें, भावनाओं को साझा करें और उपरोक्त सभी, राइट। तो जैसे ही आपने देखा यहाँ पे कि संचार का उद्देश्य क्या है, ओके, वहीं पर माइंड में आ गया कि ये तो सारी चीज़ें मतलब कि उपरोक्त सभी, राइट। तो इस तरह से आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपकी जो गतिविधि है वो भी आपको, जब आपने पूरा का पूरा एक सत्र पूरा कर लिया तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस ऑलरेडी आ जाने चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं कि लाइक किस कार्यवाही से एक प्रेषक अपने संदेश भेज सकता है। अब आपको आंसर दिए हैं वहाँ पे, ओके, सुनकर, बोलकर, सोकर, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पे बात आ रही है कि किस कार्यवाही से एक प्रेषक अपने संदेश भेज सकता है। यहाँ पे भेजने की बात हो रही है। ऑप्शन दिया है सुनकर, तो सुनकर तो वो कब सुनेगा, जब उसको सामने वाले कोई बोलेगा, मतलब कि सुनकर इसमें तो नहीं आएगा, राइट। अब है बोलकर, क्योंकि प्रेषक को अपने संदेश भेजना है, तो यहाँ पर आ जाएगा बोलकर, राइट। सोकर, ऑब्वियस सी बात, अगर वो सो गया तो क्या संदेश देगा, नींद लगी हुई है क्या संदेश देगा, क्योंकि यहाँ पे हम बॉडी लैंग्वेज की अभी बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कई बार होता है कि बॉडी लैंग्वेज, अगर आपने आई क्लोज कर लिया, आपने एक मोमेंट दे दिया, दैट मीन्स कि आपको नींद आ रही है। अगर आपने किसी को इशारा किया कि दैट मीन्स वो ऑलरेडी अंडरस्टूड हो गया कि आप उसको बुलाने की बात कर रहे हैं, राइट। या आपने, किसी ने बोला खाना खाया, आपने अगर बॉडी लैंग्वेज का यूज़ किया कि आपने मना कर दिया, ऐसे ये हाय हेलो का भी हो गया और मना करने का भी होगा, राइट। तो इन चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इन गतिविधियों को आपको कंप्लीट भी करना है, राइट। आपको नोट्स मेकिंग का भी काम करना है, ओके। उसके बाद में कुछ हमारे हैं कॉलम का मिलान करना, तो उन चीज़ों को भी आपको विशेष रूप से देखना है कि संचार की बाधाएं कौन कौन सी, उसके बाद उसमें उदाहरण भी दिए हुए हैं, राइट। तो इन चीज़ों का भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। 2 कॉलम दिए हुए हैं, एक में है आपकी संचार की बाधाएं और एक में दिया हुआ है उदाहरण। ये आपके लिए एक एक्सरसाइज है घर पे करने के लिए। सबसे पहले भाषा, भावनात्मक, पर्यावरण, संस्कृति। अब भाषा के सामने लिखा हुआ है कि अपने मोबाइल पर आधिकारिक कॉल करना जहां मोबाइल फ़ोन का रिसेप्शन खराब है, ठीक है। दूसरे में आपको दिया है किसी विदेशी देश में किसी व्यक्ति को गले लगाना जहां इस तरह के कृत्य असभ्य और अपमानजनक हैं, ठीक है। तीसरा पर्यावरण, जिसका कॉलम बी में हम लोगों को लिया हुआ है कि हिंदी में बात करना जहां अन्य लोग केवल जर्मन भाषा जानते हो, ठीक है। उसके बाद संस्कृति, जिसके सामने क्या लिखा हुआ है कि शिक्षक बहुत गुस्से में है, एक छात्र से किसी भी कारण को एक भी छात्र को किसी भी कारण से कमरे में आने देने के लिए तैयार नहीं है, जो परीक्षा में देर से आया, ठीक है। अब यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे कि भाषा बाधा कहाँ पर हो रही है। हिंदी में बात करने पे हो रही, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग हैं जो जर्मन भाषा जानते हैं, तो यहाँ पे आपका जो बाधा है वो हो गया हिंदी में बात करना। तो कॉलम ए का जो भाषा है वो आपका जाएगा कॉलम बी में गा से, ठीक है। भावनात्मक, ऑब्वियस सी बात है, कोई आधिकारिक कॉल करना है आपको, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पर्यावरण, ठीक है। अब पर्यावरण की बात आ रही है कि जहाँ पे आपको कोई आधिकारिक कॉल करना है वहाँ का फ़ोन का जो रिसेप्शन है वो ख़राब है। वो कहाँ, वो पर्यावरण का प्रॉब्लम है, हो सकता है कुछ वहाँ पे नेटवर्क का इशू हो, ठीक है। भावनात्मक, ऑब्वियस सी बात है, शिक्षक बहुत ज़्यादा गुस्से में है, फिर भी एग्ज़ाम में बैठना है बच्चों के लिए, कमरे में जाने के अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे भी एक भावनात्मक का जो भाव है वो जुड़ा हुआ है कि स्कूल में बच्चे किसी भी कारण से टीचर ने मना कर दिया है, बट उनको एग्ज़ाम भी देनी है। उसके बाद संस्कृति की बात करें तो जनरली हम लोगों ने देखा है कि हमारी संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति में क्या होता है, हम लोगों ने देखा है
अगर गले मिल रहे हैं तो कई बार लोग कहते अरे वो गले मिल रहे हैं, हाथ मिलाते हैं तो वो लोग कहते अरे वो लोग हाथ मिलाती है, यानी कि नमस्ते किया जाए। तो ये हमारी जो भारतीय संस्कृति की हम लोग बात कर रहे हैं, हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो कैसी है, हमें उस चीज़ के बारे में जानना है, राइट। तो सांस्कृतिक में इसमें क्या आ जाएगा, किसी विदेशी देश में किसी व्यक्ति को गले लगाना, जहाँ पर इस तरह के कृत्य को असभ्य और अपमानजनक माना जाता है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम जिस जगह पर भी हैं, हो सकता है किसी जगह पर सिर्फ नमस्ते करके ही अभिवादन किया जाता है, तो वहाँ पर वो नमस्ते ही आपका एक सम्मानजनक अभिवादन माना जाएगा। एक कोई ऐसा प्रदेश है या एक कोई ऐसी जगह है जहाँ पर गले लगकर ही अभिवादन किया जाता है या हाथ मिलाकर हाय हेलो किया जाता है, तो वहाँ की वो संस्कृति है। बट हमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है, क्योंकि हमारे जो संचार में जो बाधाएं आती हैं, वो हमारे जो हमने तत्व पढ़े थे कि संचार कौशल को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से, राइट। उसमें ऑलरेडी हमने इन सभी चीज़ों को कवर किया हुआ है। भाषा हमने कवर किया हुआ है कि हम जिस भी जगह पे जाते हैं हमें कोशिश करनी है हमारी जो भाषा है वो कैसी होनी चाहिए, शब्द होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, और जिसको हम बोल रहे हैं उसको वो भाषा समझ आनी चाहिए। पर्यावरण के बारे में भी हमने जानकारी ली थी, कैसे कि पर्यावरण ऑब्वियस से आते सभी जगह का पर्यावरण अलग है। कहीं पे बरसात हो रही है, कहीं पे बहुत ज़्यादा धूप तेज निकली हुई है। पर्यावरण हमारे आसपास का माहौल, आसपास का जो शोर शराबा है, कहीं बहुत ज़्यादा है इको, वहाँ कहीं पर बहुत कम है। तो इस चीज़ का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। आसपास के वातावरण को लेके चलना है। हो सकता है हमारा घर कहीं ऐसी जगह पर है जहाँ पे दिन में 10 ट्रेन निकल रही, तो उनका भी एक साउंड आपको इफेक्ट करेगा, राइट। तो ये भी एक प्रकार की बाधा हो गई। उसके बाद में आपका जो है सांस्कृतिक संस्कृति, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी भारतीय संस्कृति भी अलग है। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर भी हम जिस भी प्रदेश में रहते हैं उस प्रदेश में भी अलग अलग कल्चर के अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग बोलियां बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग तीज त्योहार मनाने वाले लोग हैं। तो संस्कृति भी हमारी एक प्रकार की बाधा हो सकती है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, हम किसी मालवांचल की बात करें, निवाड़ी क्षेत्र की बात करें या किसी और क्षेत्र की, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का लोक गायन, वहाँ का लोक नृत्य हो सकता अलग अलग हो। हम गुजरात की बात करते हैं, वहाँ का लोक नृत्य हम देखें तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा गरबा फेमस है। हम लोग राजस्थान की संस्कृति की बात करें, वहाँ पे हम लोगों ने देखा बहुत ज़्यादा धागा से बनी हुई जो कठपुतली वाला जो खेल होता है, या जो वहाँ पे दीवारों पे जो मारना किए जाते हैं, राइट। तो हम संस्कृति को भी अपने संचार में कहीं ना कहीं कुछ बाधाएं आ सकती है। हो सकता है आप किसी और प्रदेश में जाते हो, वहाँ की संस्कृति पूरी तरह से अलग है, वहाँ के रीति रिवाज अलग हैं, वहाँ की भाषा, वहाँ की जो बोली है वो अलग होगी, ओके। और कई बार तो ये भी हो सकता है कि वहाँ की जो खाने की चीज़ें भी हैं वो भी अलग हो सकती है, पहनावा भी अलग हो सकता है। तो ये सारी के सारी हमारे संस्कृति के अंदर आ जाती हैं। तो हमने अभी तक सत्र 1 में जो चीज़ें सीखी, सबसे पहले हमने संचार का महत्व भी देखा, संचार क्या है उसके बारे में जाना, संचार के तत्व कौन कौन से हैं, संचार के स्वरूप के बारे में जाना, संचार कौशल की आवश्यकता के बारे में जाना, संचार को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जाना, संचार को एक प्रभावी बनाने वाले कारकों के बारे में भी जाना, 7 C's जिसको हम बोल सकते हैं उसके बारे में हमने जाना, और सत्र 1 में कौन कौन सी गतिविधियां हैं हमने उसके बारे में भी जाना। अब हम अगले सत्र में पढ़ेंगे मौखिक संचार, वर्बल कम्युनिकेशन। थैंक यू। कल की कक्षा में हम पढ़ेंगे मौखिक संचार, मौखिक संचार के लाभ, मौखिक संचार के नुकसान, सार्वजनिक रूप से बोलने के 3 P। किशोर अवस्था संबंधित
समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।